गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो सेकंड यूनिट थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, टेस्ट आप सब लोगों ने दे दिया है, तो होप कि जो पीछे चैप्टर की चीज़ें हैं वो आपको पता है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर इज़ द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। देखो, सिंपल सर्किट्स में हम करंट को या वोल्टेज को नापने के लिए वी यूज़ ओम्स लॉ। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। तो V और R दिया हुआ है तो वी कैन कैलकुलेट I, और IR दिया हुआ हो तो हम V कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में करंट और वोल्टेजेस को डिटरमिन करने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ता है, हमें किरचॉफ्स लॉज यूज़ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आज हम ये सब काम करेंगे। ठीक है, तो इन सिंपल सर्किट्स करंट एंड voltages can be determined by Ohm's law, but in complicated circuits to measure current and voltages we use Kirchhoff's laws. There are two laws which are used to determine current and voltages. So first one is the Kirchhoff's first law, या हम इसको किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहते हैं। और किरचॉफ्स करंट लॉ भी हम कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। दिस हेल्प अस टू डिटरमिन द करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो क्या है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting at a junction in a closed circuit is zero. That is, सारे के सारे अगर करंट्स जो जंक्शंस पर मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अगर हम उनको एल्जेब्रिकली ऐड करें, सिग्मा है, ये समेशन है, तो उन सब करंट्स का सम क्या आएगा? ज़ीरो। नो, व्हाट इज़ जंक्शन? तो जंक्शन इज़ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर मीटिंग ईच अदर। ठीक है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा तारें, वायर्स इकट्ठी होती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर दिस जंक्शन। तो इसके लिए अच्छा, सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशंस भी देखनी होती है कि कब हम करंट्स को पॉजिटिव लेंगे और कब हम करंट्स को नेगेटिव लेंगे। तो लेट ओ बी अ जंक्शन, और यहाँ पर ये सारे कंडक्टर्स मिल रहे हैं। कितने कंडक्टर्स मिल रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। ठीक है, सपोज इस कंडक्टर में से I1 करंट आ रहा है, इसमें से I2, I3, I4 और I5। तो बेटे साइन कन्वेंशंस क्या है? पहली कि द करंट्स विच आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, जो जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पर? I1, I2 आ रहा है जंक्शन की तरफ, और I5, इनको हम लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और वो करंट्स विच आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, सेकेंड कन्वेंशन इज कि वो करंट्स विच आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, कौन कौन है अवे? I3 एंड I4, दे आर टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I1 क्या है? फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, तो पॉजिटिव है।
I2 भी फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन है तो पॉजिटिव है, लेकिन I3 इज़ फ्लोइंग अवे, दूर जा रहा है जंक्शन से, तो इट इज़ नेगेटिव. I4 इज़ फ्लोइंग अवे, इट इज़ नेगेटिव. एंड I5 इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन. तो इन सब का जो एल्जेब्रिकल सम है वो क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा. दिस इज़ द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो होता है, इट सपोर्ट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ऑप्शनल में बहुत बार पूछते हैं, इट सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज एंटर करता है जंक्शन पे उतना ही तो लीव करेगा. देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ये करंट आया 5 एम्पियर, यहाँ से आया 3 एम्पियर. बोलो ये कितना होगा, ये करंट कितना होगा? तो 5 और 3, आई कितना होगा बताएंगे आप? 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, कितना? 8. तो ये आई कितना होगा? 8 एम्पियर. ठीक है, आई की वैल्यू क्या रहेगी? 8 एम्पियर. थोड़ा हम और आगे कर लेते हैं. सपोज़ ये 2 एम्पियर यहाँ चला गया, तो यहाँ पे बताओ मुझे अब I1 कितना रहेगा? 8 एम्पियर आया था, 8 एम्पियर में से 2 एम्पियर यहाँ फ्लो कर गया, तो I1 विल बी हाउ मच? कितना बचा? 6 एम्पियर. ठीक है, तो दिस इज़ द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. तो मैं एक सिंपल सा नेटवर्क दे रही हूँ, आप उसमें करंट मुझे बताएंगे कितना रहेगा. 1.5 एम्पियर, 7.2 एम्पियर, 5 एम्पियर. आपको ये आई मुझे बताना है कि ये आई कितना रहेगा. ठीक है, तो दिस इज़ द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ की. अब किरचॉफ सेकंड लॉ जो है, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेजेस. किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग करंट, और किरचॉफ सेकंड लॉ इज़ यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेजेस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या फिर हम इसको कहते हैं लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, या फिर हम इसको कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है, क्या है ये किरचॉफ्स? तो स्टेटमेंट इज, दिस स्टेट्स द algebraic sum of changes in potentials in any closed path of an electrical circuit is 0. That is चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी, है ना, क्या रहता है? इज़ 0. ठीक है, एक बार हम इसको इलस्ट्रेट करते हैं तो समझ में आएगा आपको. सपोज वी हैव दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट. एक सेल यहाँ भी लगा दो. इस सेल की ईएमएफ आप E1 ले लो, इस सेल की ईएमएफ को आप E2 ले लो. पॉजिटिव नेगेटिव, R1 R2 R3. करंट जो होगा सेल का पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा. यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा. लेट जो करंट R1 के थ्रू फ्लो कर रहा है उसको I1 ले लो, जो R2 के थ्रू फ्लो कर रहा है उसको I2 मान लो, और जो I3 के फ्लो कर रहा है उसको हम I3 मान लेते हैं. ठीक है, और दिस इज़ A B C D E और F. ठीक है, ये आपका क्लोज सर्किट है. तो पहले हम जैसे उसमें हमने साइन कन्वेंशन समझे थे, तो यहाँ भी हम पहले साइन कन्वेंशन समझेंगे. तो कोई भी क्लोज्ड पाथ ले सकते हैं हम. अब इस सर्किट में बेटे 2 क्लोज्ड पाथ हैं. एक तो ये वाला A B E F A, और है B C D E B. ये दोनों क्लोज्ड पाथ हैं. तो पहले तो ट्रैवर्स दी क्लोज्ड पाथ
इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज इसमें चलना चाहें या एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहें। तो सपोज़ हम ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन है ये बताओ? क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की सुइयाँ ऐसे ही चलती है ना, आप ऐसे भी जा सकते हो। अब साइन कन्वेंशन में अगर चलते हुए, पहले हम सेल का देखेंगे कि सेल की ये जो ईएमएफ है इसको हमने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। अगर चलते हुए पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है तो हम ईएमएफ को लेंगे नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव आता है तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो ये देखो पहले एरो किस पे पहुंचेगा? नेगेटिव पे। तो ये जो सेल है इसकी ईएमएफ हो जाएगी -E1। ठीक है, दिस इज़ द साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग द ईएमएफ। सेकेंड, साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग द पोटेंशियल्स। अब पहले तो आप ये बताओ कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से I1 करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? वोल्टेज कितनी होगी? I1 R1। याद है ओम्स लॉ, V = IR, सिंपल। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होएगी वो होएगी I1 R1, और इसके अक्रॉस कितनी होएगी? इसमें से I2 जा रहा है R2 में से, तो ये होएगी I2 R2। तो I1 R1 जो वोल्टेज है या I2 R2 जो वोल्टेज है उसको हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो बेटे, हम इस सर्किट में गए हैं क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हम इस सर्किट में कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, देखो हम ऐसे जा रहे हैं, पूरा बना लो इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा ऐसे बनेगा ना बेटे, ऐसे बनेगा ना ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट है I2 R2 का ये होगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस, इसमें पॉजिटिव ही है I2 R2। ठीक है, ऊपर वाले में देखेंगे हम भी ऐसे जा रहे थे, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये भी रहेगा I1 R। और अगर उल्टा होगा तो क्या रहेगा? नेगेटिव, कि अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट उससे अपोजिट में फ्लो कर रहा है तो क्या होगा? अब नेगेटिव। ठीक है, तो ये 4 क्लोज सर्किट, कौन सा क्लोज सर्किट लिए हमने? ABEFA के लिए, है ना, फॉर ABEFA सर्किट के लिए है। और कब लिया है, कौन से केस में लिया है? जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये देखो यहाँ क्लियर लग रहा है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, इसी को अगर हम क्लॉकवाइज करके देख लें, है ना, लिखा है ना हमने, ट्रैवर्स द क्लोज पाथ इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों केस में एक ही बात आनी चाहिए। तो पहले तो यहाँ से देखो E1 को अगर हम यहाँ ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 = I1 R1 + I2 R2। कब? जब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवर्स किया था पाथ को। अब अगर हम क्लॉकवाइज लें, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयाँ चलती है ऐसी चलती है घड़ी की सुइयाँ, तो ये क्या हो जाएगा अब आपके पास? देख लो, अब उल्टा हो जाएगा। क्लॉकवाइज में हम ऐसे जाएंगे, यहाँ बना रही हूँ ऐसे, ये दिस इज़ द क्लॉकवाइज। अब जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है बैटरी का? पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव प्लेट पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा +E1, तो ईएमएफ तो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द फैक्ट कि आप कौन से टर्मिनल को पहले एनकाउंटर करते हो। अगर पॉजिटिव टर्मिनल इज़ एनकाउंटर्ड फर्स्ट तो पॉजिटिव लेनी है ईएमएफ, और नेगेटिव इज़ एनकाउंटर्ड फर्स्ट तो नेगेटिव लेनी है। अब यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है वो देखो। अब अब ये क्लॉकवाइज में हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन करंट की यहाँ क्या है? इस डायरेक्शन में हम ऐसे जा रहे हैं और करंट अपोजिट जा रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट है I2 R2, ये जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे ही एक यहाँ है, क्लॉकवाइज में हम ऐसे जा रहे हैं ऐसे, जबकि करंट अपोजिट जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? -I1 R1 = 0।
अब इन दोनों को अगर हम इस तरफ ले जाएं तो E1 इज इक्वल टू I1R1 प्लस I2R2 इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर E1 जो आया है यहाँ पर भी सेम आया है। यहाँ ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था और ये हमने क्लॉकवाइज ट्रैवर्स किया था, रिजल्ट दोनों में क्या आए हैं, सेम। तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ लिखा है कि आपकी मर्जी है, ट्रैवर्स करेंगे क्लोज सर्किट को चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। और ये दो साइन कन्वेंशन क्या कि अगर घूमते हुए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो EMF पॉजिटिव होएगी और नेगेटिव पहले आए तो EMF नेगेटिव होगी। और दूसरा कि पोटेंशियल को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखना है, अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज द किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ सपोर्ट्स Kirchhoff's second law supports the conservation of एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट लॉ किसको सपोर्ट करता है, चार्ज को, और सेकंड लॉ किसको सपोर्ट करता है, एनर्जी को। अब बेटे हम ये जो सेकंड वाला क्लोज पाथ है इसमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं, करके देखें। तो फॉर क्लोज्ड पाथ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फॉर क्लोज्ड पाथ कौन सा है ये, क्या नाम रखें इसका, BEDCB, BEDCB। कैसे चलें, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम ऐसे चले तो पहले कौन सा टर्मिनल आया बैटरी का, पॉजिटिव। कौन सा आया, पॉजिटिव। तो इस EMF को क्या लेंगे, पॉजिटिव प्लस E2। ठीक है, हम जा रहे हैं बेटे ऐसे, लेकिन करंट जा रहा है अपोजिट। तो यहाँ ये जो प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का, ये क्या आएगा, नेगेटिव। फिर हम जब ऊपर गए इस रेजिस्टेंस में से हम जा रहे हैं ऐसे और करंट इसमें से जा रहा है अपोजिट, तो माइनस I2R2 इज इक्वल टू 0। और हम इसको लिखेंगे E2 इज इक्वल टू I2R2 प्लस I3R3। ठीक है, तो सेम आप इसको करके देखना। ये हमने कैसे किया है, एंटी क्लॉकवाइज किया है। आप इसको क्लॉकवाइज करके देखना कि क्या रिज़ल्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की बात है, जब आप एक दो सर्किट्स को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, अदरवाइज़ इजी है। तो ये किरचॉफ्स दो लॉ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, कि अगर हम 4 रेजिस्टेंसेस ले लें और उनको एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज करें। ये 4 रेजिस्टेंस है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। 4 रेजिस्टेंसेस आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। और ये यहाँ पे A जंक्शन, इसको B कह दें, इसको C कह दें और इसको D। फिर हमने क्या किया, A और C के बीच में एक सेल लगाया है और एक लगाई है की का पर्पस होता है ऑन ऑफ करना करंट। एक सेल और एक की, इस की का नाम है K1। ठीक है, B और D के बीच में हमने लगाया है एक गैल्वेनोमीटर और एक लगाई है बेटे टैपिंग की। जब हम इसको टैप करेंगे ना तब ये की काम करेगी, इसको हम कह देते हैं K2। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आपने लैब्स में देखा होगा, एमीटर करंट नापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, और गैल्वेनोमीटर जो होता है ये करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर जो है करंट को डिटेक्ट करता है। अगर गैल्वेनोमीटर की सुई हिले, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आए, तो मतलब देयर इज़ अ करंट इन द सर्किट। और कैसा होता है गैल्वेनोमीटर का स्केल, 0 जो होती है वो सेंटर में होती है
इस तरीके से होता है। और ये आपकी होती है निडल, जो डिफ्लेक्ट करती है, जो नापती है। तो जब करंट फ्लो करता है गैल्वेनोमीटर से तो ये निडल यहाँ या यहाँ इस तरफ हिल जाती है। तो जब ये निडल डिफ्लेक्ट करेगी तो इट मीन्स देयर इज़ अ करंट, और नहीं करेगी डिफ्लेक्ट तो देयर इज़ नो करंट। ठीक है, दिस इज़ गैल्वेनोमीटर। तो ये कहता है कि अगर मैं K1 को क्लोज करूँ पहले और फिर K2 को बंद करूँ, और ऐसा करने पर गैल्वेनोमीटर शोज़ नो डिफ्लेक्शन, तो उस केस में ये जो ब्रिज है ये बैलेंस कहलाता है। और बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है? जब ब्रिज बैलेंस होता है उस केस में P/Q का जो रेशो है रेजिस्टेंस का, वो किसके बराबर रहता है? R/S के। ठीक है, फिर सुन लो। According to Wheatstone bridge principle, if 4 resistances are taken and arranged in the form of a bridge with a cell and key connected between points A and C, and a galvanometer and tapping key connected between point B and D, if on closing K1 first and K2 later, galvanometer shows no deflection, then bridge is said to be balanced. और अंडर दिस कंडीशन P/Q इज इक्वल टू क्या रहता है? R/S। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि अगर ऐसा है कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो उस केस में P/Q इज इक्वल टू कितना रहता है? R/S। तो इसके प्रूफ के लिए आप देखें, बहुत इजी है अगर आप समझ के करोगे तो, और रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में आता ही है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। तो बेटे पहले ये देखो, ये सेल लगाया है, सेल से करंट शुरू होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। कितना करंट आया? सपोज़ I। यहाँ आकर A पर आकर I 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। I करंट सपोज़ इसमें से I1 जो है वो कहाँ चला गया? आपका P में। ठीक है, तो यहाँ कितना गया आपका? I माइनस I1 है ना। I में से अगर I1 निकल गया तो कितना बचा? I माइनस I1। ठीक है, अब यहाँ से जब I1 गया, अब आप कुछ भी मान सकते हो, इसको रटना नहीं है। अगर यहाँ से आप I1 गुजार रहे हो तो यहाँ से कितना बच जाएगा? I माइनस I1 है ना। तो अब यहाँ से जब I1 गया, यहाँ आके I1 फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कुछ यहाँ पे चला जाएगा, कुछ करंट I1 में से सपोज़ कितना गया? ये जो गैल्वेनोमीटर आर्म लगी हुई है, सपोज़ इसमें से IG करंट गया, G फॉर गैल्वेनोमीटर। तो कितना बच गया? I1 आया था यहाँ तक, I1 में से IG इधर निकल लिया, तो यहाँ कितना बचा? I1 माइनस IG। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर से IG आ रहा है और यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, दोनों यहाँ इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होके कितना करंट जाएगा ऐसे रेजिस्टेंस में से? I माइनस I1 प्लस IG है ना। जंक्शन की तरफ आ रहे हैं ना दोनों करंट, किरचॉफ पहला लॉ। तो ये दोनों जब टुवर्ड्स द जंक्शन है तो टोटल करंट प्लस करके निकलेगा I माइनस I1 प्लस IG। और अब देखो यहाँ से आया I1 माइनस IG, करके देख लो। I1 माइनस IG इधर ऊपर से आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से कितना आ रहा है? I माइनस I1 प्लस IG। कितना बन रहा है? I1 प्लस और I1 माइनस कैंसिल, IG माइनस है और IG प्लस। कितना बचा? I। यहाँ पर कितना करंट आया? I। तो बाहर कितना आया? I। अंदर भी कितना गया था? टोटल करंट कितना था अंदर? I। बाहर भी कितना आया? I। सिर्फ यहाँ क्या हुआ? करंट की डिवीज़न हुई है इस सर्किट में। ठीक है, डिवीजन से बट के फाइनली जो बाहर निकला करंट उतना ही निकला जितना एंटर किया था। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब 2 क्लोज पाथ हैं इसमें, एक ये वाला, एक ये वाला। वैसे तो एक ये वाला भी ले सकते हैं, है ना। हमारा जितने से काम चल जाए हम उतने क्लोज पाथ लेके इसको सॉल्व कर देंगे। तो इधर देखो, तो हम ये क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, कौन सा सर्किट? फॉर क्लोज्ड पाथ, कौन सा क्लोज पाथ लिया आपने? A B D A। और डायरेक्शन क्या लिया आपने? क्लॉकवाइज। अब देखें, हम ऐसे जा रहे हैं,
ऐसे जा रहे हैं, देखो पूरी क्लॉकवाइज बना लो इसको, ऐसे लो, ठीक है, ऐसे हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू P है तो प्लस I1P, ठीक है। फिर हम यहाँ आए, हम भी नीचे आ रहे हैं, यहाँ करंट भी नीचे आ रहा है, और सपोज़ यहाँ G जो है गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस G है, तो करंट हो गया IG और रेजिस्टेंस हो गया G, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, IG इंटू G। फिर हम यहाँ जा रहे हैं ऊपर, लेकिन इसमें से करंट आ रहा है नीचे, कितना करंट आ रहा है इसमें से, I माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है R, तो पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ नेगेटिव आएगा ना, उल्टी डायरेक्शन में आ गया, -I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही इस वाले क्लोज पाथ में हम अप्लाई करेंगे किर्चॉफ सेकंड लॉ, है ना, अप्लाई, यहाँ भी सेकंड लॉ ये अप्लाई किया था, अप्लाई किर्चॉफ सेकंड लॉ, अप्लाई किर्चॉफ्स सेकंड लॉ, कौन सा लूप, फॉर क्लोज्ड पाथ, इसको मान लो आप इक्वेशन 1, कौन सा क्लोज पाथ है, BCD, कैसे चल रहे हैं, सपोज ऐसे ही चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, पहले यहाँ देखो, इस आर्म में हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट रहेगा पॉजिटिव, I1 माइनस IG इंटू Q। फिर हम नीचे आ रहे हैं, लेकिन इसमें करंट अपोजिट जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट है वो आएगा नेगेटिव, तो माइनस करंट कितना है, माइनस I माइनस I1 प्लस IG, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, S। फिर हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन करंट नीचे आ रहा है, कितना आ रहा है, IG, रेजिस्टेंस कितना है, G, तो ये माइनस IG इंटू G इज़ इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब बेटे हम यहाँ R की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, कम करके बढ़ा के देखते हैं, माना ये गैल्वेनोमीटर की सुई जो है आपकी डिफ्लेक्शन इतनी दे रही है, R की वैल्यू माना मैंने कम करनी शुरू की, तो ये जो है ये डिफ्लेक्शन जो है ये 0 की तरफ जाने लगी, और एक स्टेज ऐसी आई कि ये डिफ्लेक्शन कितनी हो गई, 0। तो R की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 का मतलब है कि IG कितना हो गया है, 0। एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब IG हो जाए 0। अब अगर IG 0 हो जाए तो इक्वेशन 1 और 2 क्या बन जाएंगी, इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, कर दो दोनों में, IG को 0, I1P, यहाँ IG 0 हो गया तो ये 0 हो गया, माइनस I माइनस I1 R इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं I1P, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R। ये इक्वेशन हो गई 3। ऐसे ही 4 में IG को 0 करके देखो, तो ये हो जाएगा IG 0 होने के बाद I1 इंटू Q माइनस I माइनस I1, IG को 0 कर दो, इंटू S, और IG 0 होके ये 0 हो जाएगा, दिस इज़ 0। इसको इधर ले आओ आप, I1Q प्लस हो जाएगा ना, I माइनस I1 इंटू S। ये हो गई इक्वेशन 4, और 3 को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 3 बाय 4, तो ये हो जाएगा I1P इज़ इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, और I1Q I माइनस I1 इंटू S। ये कट गया, I1 से I1 क्या बचा, P बाई Q इज़ इक्वल टू R बाई S। दिस इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, दिस इज़ द प्रूफ, ठीक है, कि अगर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन तो P बाई Q
इज इक्वल टू R बाय S रहेगा। क्लियर है? तो आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, सिंपल है, कुछ नहीं है, करंट्स का सिर्फ डिवीजन है, रट्टा नहीं मारना है। अगर इसमें से I1 करोगे तो ये हो जाएगा I माइनस I1 और उस हिसाब से फिर बाकी चेंज आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो इतना करना है आज, कल हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू।